हाँ जी, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में ग्रेविटेशन पोटेंशियल कोई डी पॉइंट मास निकालना है, जैसे हमने की बात की थी, तो हमें सिर्फ वर्क डन की वैल्यू आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी से इसको की करेंगे। मान लीजिए यहाँ से जब इसको ला रहे थे तो जैसी फील्ड के अंदर लाओगे, यहाँ लाओगे, यहाँ लाओगे, यहाँ लाओगे, अलग अलग पॉइंट पर लाओगे, तो अल्टीमेटली जब ये आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा, इसके बाद मतलब जो दूसरा मास सॉरी आपका टेक्निकली लगता है और आपको स्मॉल अमाउंट को लाए तो फोर्स लगेगा। तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स देखते हैं कितना लगेगा। कैपिटल जी पहला मास, जिस मास को एस मास के बाहर है वो मास, और उनके बीच की दूरी जनरल दूरी आर है तो आर। आप एक चीज़ देखो यार, हमें अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का सीधा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप कहोगे कि सर इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ये आर है, तो आर में जवाब आ जाएगा, मैं कहूँगा नहीं है। देखो जब आप इसको इन्फिनिटी से जैसी फील्ड के अंदर लाओगे और ये आएगा अलग अलग पॉइंट पर आएगा, तो देखो आर अलग अलग होगा, इस वाले और इस वाले जो स्मॉल एम है जब ऐसे पास आता जाएगा आर चेंज होगा, आर चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। मतलब यहाँ पर जो आप फोर्स है जिसके कारण वर्क डन हो रहा है वो फोर्स वेरिएबल है। जब आपका फोर्स वेरिएबल होता है तो आप छोटा सा वर्क डन पहले मतलब या फिर सीधा कह दीजिए आपका वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू टी होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट आर ले रहे हैं तो एफ इंटू टी आर। ठीक है, तो नाउ अब इस फोर्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला कैसे होगा, क्या होगा, कैपिटल जी एन एन अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब लेकिन यहाँ कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन निकालना है वो हमें यहाँ लिमिट के फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा डिस्टेंस। जब इन्फिनिटी से यहाँ तक का निकाल रहे हैं तो इन्फिनिटी पे डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी, और इस पॉइंट तक लाए पी पॉइंट तक, तो पी पॉइंट पर दूरी कितनी होगी इस मास से, आर, इन्फिनिटी से आर। तो बस हमारा मकसद है सिर्फ वर्क डन निकालना, उसके लिए फोर्स निकाला, फोर्स वेरिएबल था तो वर्क डन इस फॉर्मूले से निकाला, और यहाँ पे हमने इसका फोर्स का वैल्यू। अब देखिए वर्क डन कैलकुलेट करें, आर के टर्म्स में कर रहे हैं क्या, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी से आर, 1 आर स्क्वायर को आर के पावर -2 दिया लिख सकते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के पावर -n वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स के पावर -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1 लिमिट इन्फिनिटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर के पावर -1 अपॉन -1 तो -1 अपॉन आर लिख सकते हैं, लिमिट इन्फिनिटी से ये चल रहा है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस चाहे तो बाहर ले लीजिए 1 अपॉन आर हो जाए, अपर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आर की जगह क्या रखेंगे इन्फिनिटी, क्या जवाब आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बचा क्या रहेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और आगे बढ़ते पोटेंशियल निकालना है। तो अब इसको करने के बाद पोटेंशियल क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाई यूनिट डिस्टेंस, तो इसमें डिवाइड बाई स्मॉल एम कर दीजिए, माइनस ये अपॉन आर और साथ में है 1। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये मतलब याद रखिए ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन आर होता है, माइनस नेगेटिव में होता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप जैसे जैसे आर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटेगी, लेकिन नेगेटिव की वैल्यू घट रही है, तो आप ये नहीं कहते पोटेंशियल घट रहा है, आप लोगों पोटेंशियल कम है। मतलब जितना आर कम होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और आर ज़्यादा होगा पोटेंशियल ज़्यादा सॉरी, और आर कम होगा तो पोटेंशियल कि नेगेटिव में वैल्यू घटना मतलब समझ गए ना, बड़ी वैल्यू है, -5 छोटा है -2 है, इसके बाद ये डेरिवेशन आंसर। ठीक है, you have done this thing and you will get each and everything in your notes. Now next अगला देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखिए,
ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो गया लास्ट में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, बड़ा आसान है। फिर से वही एक इलाका एक मास था, ठीक है, एक पॉइंट पी था जहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे निकाला था, एक टेस्ट मास को इंफिनिटी से उठा के इस पॉइंट पी तक लाए थे, बहुत बड़ा। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है समझिए, जब एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक टेस्ट मास को या किसी भी मास को इंफिनिटी से उठा के एक पॉइंट पी तक लाए तो वर्क डन हुआ, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, अब वो चाहे सिस्टम करे चाहे हमें करना पड़े, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ यहाँ तक लाने में, इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब दोनों मास सिस्टम, समझ गया। स्वाभाविक है, मैं आपको ये वर्क पावर एनर्जी में बता चुका हूँ कि एनर्जी से मतलब वर्क से एनर्जी और एनर्जी से वर्क, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इस मास को यहाँ तक लाने में, इट विल बी स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू मासेस, यहाँ स्टोर होगा। तो बेटा सिर्फ वर्क डन निकालना है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट उसमें वर्क डन निकाला था, वर्क डन हमारा आया था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, अगर आर दूरी पर आया ना दो मासेस के बीच, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो करते हैं, तो द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज, याद रखिए जब दो मासेस कैपिटल एम और स्मॉल एम आर दूरी पे रखते हैं, उनके दो मासेस के बीच की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, पहला मास दूसरा मास अपॉन दूरी और माइनस आता है। फोर्स क्या होता है दो मासेस के बीच, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और माइनस मतलब अगर दूरी कम होगी तो एनर्जी कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, माइनस, और रेडियस ज़्यादा मतलब दूरी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा। दिस इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे ले सकते हैं, दो मासेस m1 m2, तो आप मासेस नेगेटिव में, और अगर यही तीन मासेस है तो क्या होगी पूरी सिस्टम की, हमेशा याद रखिए, जैसे m1 है m2 है और m3 तीन मासेस, तो आप जितने कॉम्बो बन रहे हैं वो देखो, m1 m2 के बीच की दूरी मान लो r1, m2 m3 के बीच की दूरी r13 और m1 m3 के बीच की दूरी r13, तो आपकी जो ओवरऑल होगी जितने कॉम्बो बन रहे हैं यानी इन दोनों के बीच माइनस जी m2 m3 अपॉन r1, ठीक है। फिर अगला दूरी प्लस इन दोनों के बीच माइनस जी m1 m3 अपॉन r1 प्लस तीसरा इन दोनों के बीच माइनस जी m1 m2, जितने कॉम्बो बन रहे थे एक दो के बीच आती है, जितने तीन बन रहे थे तीनों को जोड़ के लिख दिया आपने, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर तीन बन सकती है, ठीक है। तो जैसे एंड ऑफ जी चारों हो गए, हमने शुरुआत की ग्रेविटेशनल फील्ड से, फिर ग्रेविटेशन फील्ड पर दूसरी चीज़ें निकाली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और फिर लास्टली वी हैव सीन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड जितना था वो कंप्लीट हो। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी दैट इज रिगार्डेड है फ्रॉम द सेटेलाइट, सेटेलाइट से रिलेटेड। अब देखिए जब हम सेटेलाइट की बात करते हैं तो दो तरह की सेटेलाइट है, अर्थ मतलब जो मून है वो नेचुरल सेटेलाइट है और मैन मेड सेटेलाइट है। क्या करता है सेटेलाइट, जैसे आप एक समझिए अर्थ, जब ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ अर्थ का क्या है इलाका, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, और जहाँ फील्ड नहीं है वो उस जगह को हम कहते हैं स्पेस।
स्पेस के लिए इंफिनिटी के लिए बात बराबर है, जहाँ अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो यही तो है, बाहर है फील्ड। जहाँ अर्थ का पुल नहीं लग रहा है, यहाँ आप हो तो अर्थ आपको खींचेगा, यहाँ हो तो नहीं खींचेगा, इसलिए आप हवा में उड़ते रहते हैं। देखा ना आपने स्पेस बाहर जब चलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं यार, अर्थ की सरफेस से किसी चीज को लॉन्च किया, घुमाते रहे घुमाते रहे। अब हमने कहा बस यहाँ घुमाना है, ये फिक्स है, यही घुमाना इस ऑर्बिट। एक बार एक मतलब जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो एक ट्रक लिया, उससे घुमाते घुमाते इस ऑर्बिट में लाए इसको, और बस अब सर्कुलर मोशन में तो वर्क डन जीरो होता है, कोई नहीं लगता, तो यहाँ घूम के ये अलग बहुत सारे अर्थ की फील्ड के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट, बहुत सारे, और उन्हीं में बहुत सारी सेटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं। मैनी ऑफ द सेटेलाइट्स आर रिवॉल्व। बहुत लोग सोचते हैं स्पेस मतलब स्पेस के बाहर, मतलब स्पेस में होता नहीं, अर्थ की फील्ड के अंदर ही रिवॉल्व करती है मैक्सिमम सेटेलाइट्स। बस वो हो सकता है कुछ सेटेलाइट ऐसी हैं जो 200 किलोमीटर दूरी पर है, 400 किलोमीटर है, कुछ सेटेलाइट ऐसी हैं जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। अलग अलग काम है। एक ऐसी सेटेलाइट जो नेविगेशन सेटेलाइट होती है वो अर्थ सरफेस के बहुत पास घूमती है, एक चांदनी चौक की गली तक को दिखा देती है। और एक ऐसी सेटेलाइट होती है जो आपको टीवी कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही है, वो बहुत दूरी पर होती है, जो हम DTH यूज़ करते हैं उसके लिए। तो पहले तो मुझे लगता है होपफुली आप ये समझ गए कि जब एक सेटेलाइट समझ गया आपने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद एक ऑर्बिट में घूम रही है, तो जब एक सेटेलाइट जीवन भर घूमती रहती है तो उस सेटेलाइट की उस ऑर्बिट में वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये हम निकालेंगे अभी क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। दूसरी चीज, जब एक सेटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूम रही है तो एक चक्कर खाने में कितना समय उसको लगेगा, वही सब इसका टाइम। तीसरी चीज, जब एक सेटेलाइट घूम रही है तो उसके बाद एनर्जी होगी, तो फिर हम ये भी पता करेंगे कि जब ये सेटेलाइट घूम रही है तो इसके पास टोटल कौन कौन सी एनर्जी। और चौथा और लास्ट कंसेप्ट जो इसमें देखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक से एक कंसेप्ट पकड़ते हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको देखना है तो ये है कि जब एक सेटेलाइट घूम रही है तो सबसे पहले निकालेंगे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो चलिए, ये अर्थ है, अर्थ है तो अर्थ का रेडियस r मान लीजिए, अर्थ का मास पूरा उसको सेट कर दें, और ये एक सेटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ। अर्थ सरफेस से हाइट h मान लेते हैं, तो जो पूरी दूरी है सरफेस से इसकी वो r है। सेटेलाइट का मास और कहीं घूम रही है सेटेलाइट तो जब ये बेटा सेटेलाइट घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो अंदर की तरफ एक सेंटीपीटल फोर्स आएगा, और यहाँ सेंटीपीटल फोर्स कौन दे रहा है, ये मास और ये मास, ये दोनों मासेस के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सेंटीपीटल फोर्स प्रदान करता है। तो वही लिखते हैं, हियर द सेंटीपीटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशन। तो सेंटीपीटल फोर्स क्या होगा, मास सेटेलाइट के स्मॉल एम में, वेलोसिटी v0 से घूम रही है, रेडियस स्मॉल r मान लीजिए, r ई प्लस एक्स को स्मॉल r मान लीजिए, तो एम सेंटर ऑफ अर्थ से देखेंगे ना इस पॉइंट पे है, तो ये पूरी दूरी है r ई प्लस एक्स को स्मॉल r मानेंगे, तो एम v0 स्क्वायर बाई r। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा इन दो मासेस के बीच, कैपिटल G, पहला मास मतलब मास ऑफ अर्थ, दूसरा मास स्मॉल r, और पूरी दूरी कितनी है सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ की स्मॉल r। एक आर यहाँ खत्म हो जाएगा, v0 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, एक स्मॉल कर जाएगा, इट विल बी g m v0 का फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ g m। आप चाहें तो r की जगह r प्लस एक्स लिख लीजिए, तो आप एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी को याद रखिए। मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट है, h। आप देख रहे हैं जैसे जैसे h बढ़ेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी।
मतलब अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के पास घूम रही है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है, और जैसे जैसे ये दूर चलती चली जाती है तो उस सैटेलाइट की वेलोसिटी घटती चली जाती है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और जो हम देखेंगे, इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम स्मॉल जी के टर्म्स में निकालेंगे, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे बता, आप याद करिए, आपने स्मॉल जी का फॉर्मूला पढ़ा था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है, हमें पता है। अब अगर आपको ये करना है तो यहाँ से जी एम ई की वैल्यू क्या है, जी आर। इस वाली इक्वेशन में अब हमें स्मॉल जी में चाहिए तो जी एम ई की जगह क्या रख दीजिए, जी आर जी को कहाँ रख दीजिए, क्या आ जाएगा, जी एम ई की जगह आपने रख दी जी आर स्क्वायर अपॉन आर आर स्क्वायर। रूट के बाहर लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन चाहो तो यही फॉर्मूला हो गया, चाहो तो जिसमें ठीक है, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन, ये मास ऑफ एटम्स, ठीक है, एनालिसिस की रीति। अच्छा, लेकिन सारी सैटेलाइट क्या सरफेस से बहुत दूर घूमती है? तो सैटेलाइट होती है जो सरफेस के पास है, जो 100, 200, 300 किलोमीटर पे घूम रहे हैं। अगर उन सैटेलाइट का देखा जाए तो इसमें एक रिजल्ट और निकालेंगे, यहाँ से देखते हैं, इफ अगर सैटेलाइट बहुत पास है सरफेस से तो जो एच की वैल्यू है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी है, मतलब इफ एच इज वेरी मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ, अगर एच जो है वो बहुत छोटा है आर से, जैसे 100-200 किलोमीटर और 5,000-6,400 किलोमीटर, तो आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे, एच को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत छोटी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एच जीरो करेंगे, जब आप एच जीरो करेंगे तो नोट का फॉर्मूला हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच जीरो किया तो आर ई, एक आर ई से एक आर ई कट गया, तो ये रूट जी आर ई, ये आ गया आपको ऑर्बिटल जी आर। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6.37 इंटू 10 के पास, जब ये दोनों वैल्यू आप रखोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट आएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब वो सैटेलाइट जो हमारे सरफेस के बहुत पास घूम रही है, उस सैटेलाइट की वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर चल रही है। एक मिनट में वो 8 6 48 480 किलोमीटर चल रही है एक मिनट। एक आवर की तो आप छोड़िए, क्या होने का, is it the velocity, is it the means a very small or large, or very very large? और जीपीएस जो नेविगेशन सैटेलाइट होती है, मतलब बेसिकली जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक नेविगेशन सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, वो सारी यूएस का, हमारा नाविक है NAVI से, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो अर्थ सरफेस के बाहर जो सैटेलाइट होती है, इट इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये भी आपसे पूछ सकते हैं इन द क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव सीन दिस द कांसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। दूसरा कांसेप्ट है ना, अगला कांसेप्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी के बाद हम टाइम पीरियड, टाइम